जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हमारा जो टॉपिक है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के कृषि से संबंधित है। कृषि से कह लीजिए या स्वास्थ्य से कह लीजिए, चीज़ें महत्वपूर्ण ज़्यादा इस वजह से हो जा रही हैं क्योंकि जो आजकल की जीवन शैली है, फास्ट फूड हुआ, जंक फूड हुआ, ये सब जीवन शैली का अंग बन गए हैं। और जब चीज़ें जीवन शैली का अंग बन जाएं तो स्वाभाविक सी बात है कि चाहे वो पर्यावरण के क्षेत्र में हो, चाहे वो मानवीय स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक स्तर पर हो, संकट का सामना करना पड़ता है। इसी संदर्भ में 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष मनाया गया। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया। मिलेट मतलब मोटा अनाज, जो कि आजकल डायबिटीज़ और हार्ट के मरीजों के लिए वरदान से कम नहीं है। जब 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया 2023 को, तो जो 2023 अभी क्या हुआ है, समाप्त हुआ 2-4-6 महीने। तो उसकी समाप्ति के अवसर पर जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर रोम में है, इटली में, तो वहाँ पर क्या हुआ, एक इवेंट का आयोजन किया गया, सम्मेलन का आयोजन किया गया। उसी परिप्रेक्ष्य में ये टॉपिक थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है मिलेट्स। हिंदी में भी मिलेट्स लिख लीजिए, मोटा अनाज लिख लीजिए। इसकी क्वालिटी विशेषताओं के कारण इसको श्री अन्न भी कहा जाता है। ये आपके पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, श्री अन्न। अब भारत के क्षेत्र में अगर बात किया जाए तो ये याद रखिए कि उपज में, उत्पादन में विश्व में भारत फर्स्ट पर है, नंबर पर। दूसरे नंबर पर है नाइजर और तीसरे पर है चीन। पहली चीज़ तो हमें ये ध्यान में, ये किसके लेवल पर है, प्रोडक्शन के लेवल पर, उत्पादन के लेवल पर। ये डाटा आपको ध्यान में रखना। लगभग 40-42% के आसपास भारत ही पैदा करता है। ये हैं 16% के आसपास। उससे ये डाटा हमें याद नहीं रखना है, सिर्फ ये याद रखना बस, 42%। ठीक। निर्यात के लेवल पर भारत 5th स्थान पर आता है विश्व में। अब हमें आपको ये ध्यान में रखना है कि भारत में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मोटे अनाज की कृषि की जाती है। तो उनमें सबसे पहला है राजस्थान। राजस्थान के बाद आता है यूपी, हरियाणा, हरियाणा से लगा हुआ ही गुजरात, महाराष्ट्र। और कौन है, 6 राज्य हैं, राजस्थान, यूपी, हाँ, एक है कर्नाटक। कर्नाटक का नाम स्पेशल इस वजह से याद रखिएगा क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स में, मिलेट्स के एग्जाम्पल में क्या आता है, ज्वार आ जाएगा, बाजरा आ जाएगा, रागी आ जाएगा, मक्का आ जाएगा, ये सब मिलेट्स हैं। ठीक, कोंदो, पुट्टू, ठीक, ये सारा कुछ। और कर्नाटक का इस वजह से क्योंकि ये रागी के उत्पादन में, रेड कलर की होती है ये, रागी के उत्पादन में फर्स्ट स्थान पर है ये चीज़ें इस वजह से और इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन की बात हो रही है, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, जैसे जैसे पृथ्वी के टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ने की बात हो रही है, तो इन फसलों में एक प्राकृतिक रूप से गुण पाया जाता है कि ये सूखा प्रतिरोधी फसलें हैं। इनको किसी भी ज़मीन में, किसी भी मौसम में आप लगा दीजिए, इनका उत्पादन होगा। और इतना तो ज़रूर होगा कि भूखे मरने वाली स्थिति नहीं आएगी। जैसे कि जो हरित क्रांति वाली फसलें हैं, हाई यील्ड वैरायटीज़ जो सीड्स हैं, या हाई यील्ड वैरायटीज़ जो क्रॉप्स हैं,
उनमें क्या होता है कि चरम मौसमी दशाओं में उत्पादन इतना गिर जाता है कि एक तो इनपुट लागत उसमें इतनी ज़्यादा, उसके बाद जब उत्पादन नहीं होता तो किसान क्या करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उनके सामने खुद का तो खाद्य संकट होता ही होता है, साथ में अर्थव्यवस्था के लिए भी वो चीज़ें क्या होते जाती हैं, निगेटिव हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि महंगे रसायन उसमें यूज कर रहे हैं, कर्ज लेकर के इनपुट लगा रहे हैं, और जब आउटपुट नहीं मिलेगा तो कर्ज तो पहले से चला ही आ रहा है, साथ में क्या है, खुद के ही खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं। इस वजह से मिलेट्स थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनको सूखा प्रतिरोधी या जलवायु परिवर्तन रोधी फसलें भी बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में ये देख लेते हैं कि मिलेट्स के लाभ क्या हैं, इनका क्या फायदा है, क्यों इनकी बात की जा रही है। चाहे वो सैनिकों की कैंटीन में या खाने की बात हो, चाहे वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत, या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जो पोषण अभियान योजना है, इन सब में मिलेट्स को क्यों बार बार शामिल किया जा रहा है, क्यों इसके उत्पादन पर, क्यों इसके खाद्य एक तरीके से आदतों में इसको शामिल करने की बात की जा रही है। तो कुछ ना कुछ तो लाभ होगा ना। तो चलिए देखते हैं मिलेट्स का महत्व। 3 एंगल में हमें देखना है। पहला, जो उत्पादन कर रहा है उसके लिए क्या खास है, किसानों के लिए। दूसरा, सरकार इतना खाद्य फूड चेन में इसको शामिल करने की बात क्यों कर रही है, तो स्वास्थ्य के लिए। और तीसरा, पर्यावरण के लिए। किसानों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन के साथ साथ प्रदूषण की समस्या और तो और जल संकट की समस्या होने लगी है, तो ये चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। किसानों के लिए इस वजह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनको उगाने के लिए जल की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। लगभग 1/10 जल लगता है। जैसे अगर आप 1 किलो चावल का उत्पादन, चावल डायरेक्ट तो होता नहीं, धान से बनता है, तो अगर 1 किलो चावल उत्पादन के लिए आपको 5,000 लीटर पानी की आवश्यकता है, तो 1 किलो मिलेट्स का उत्पादन करने के लिए 5,000 का 1/10 कर दीजिए, मतलब लगभग 500 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। ये मैं लगभग बोल रहा हूँ, काम तो 200-300 लीटर में भी चल जाएगा। ठीक है। तो पर्यावरण की दृष्टि से जैसे जैसे जल संकट मानवों के सामने आ रहा है, उस दृष्टि से देखा जाए तो ये मिलेट्स का उत्पादन अच्छा है। ठीक है। तो सबसे पहली बात, जल की कम खपत। दूसरी बात, हाँ, जल्दी तैयार हो जाना, जल्दी फसल तैयार हो जाती, लगभग 90 से 100 दिन में। किसानों के लिए इस वजह से और इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि किसान केवल कृषि पर निर्भर ना होकर के कृषि से संबंधित और भी चीज़ें साथ साथ उनकी गतिविधियां चलती हैं, और उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट गतिविधि है या तो मछली पालन या पशुओं का पालन। तो पशुपालन के लिए चारे के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चारे के रूप। ठीक। स्वास्थ्य के लिए, अच्छा एक चीज़ और लिख लीजिएगा यहाँ पर, वर्ष में किसी भी समय इनको उगाया जा सकता। वैरायटी मतलब जैसे कि कभी ज्वार, बाजरा, ठीक है, तो अलग अलग समय पर खरीफ में कुछ, रबी में कुछ उगा लीजिए, ऐसा कुछ। ठीक है।
मतलब वैरायटीज़ यहाँ पर भी हैं। जैसे अभी क्या है, गेहूँ रबी की फसल है, जाड़े में होता है, बोया जाता है, गर्मी में काटा जाता है। धान क्या है, खरीफ की फसल है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर भी है। स्वास्थ्य के लिए आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो सूक्ष्म पोषक तत्व इसमें बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आपने सुना होगा कि बार बार नेशनल फैमिली हेल्थ हेल्थ सर्वे किया जा रहा है, 4-5, इनका डाटा जो आ रहा है वो यही कह रहा है कि 50% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। आयरन की उनमें कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, और आयरन का उच्च स्रोत है ये, और सस्ते के सस्ते हैं। ठीक, तो सूक्ष्म पोषक तत्व। दूसरा, जैसे जैसे जीवन शैली, दिनचर्या चेंज हो रही है, खान पान की आदतें चेंज हो रही हैं, शारीरिक श्रम कम किया जा रहा है, तो क्या है, जो मधुमेह के रोगी हैं, डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए ये एक वरदान है। क्यों? क्योंकि इसमें इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो होता है कि किसी भी खाद्य पदार्थ को खाने के बाद कितनी शुगर की मात्रा ब्लड में इंक्रीज होती है, वो उसका क्या बताएगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लूकोज को रेफरेंस मान करके ग्लाइसेमिक इंडेक्स डिनोट किया जाता है, बताया जाता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ग्लूकोज का 100 मान लिया जाता है। तो उसके कंपैरिजन में और चीज़ों को खाने के पर कितना जो है शुगर ब्लड में इनकारपोरेट होगा या ट्रांसफ्यूज होगा, या शर्करा की मात्रा वहाँ पर कितनी बढ़ेगी, वो उसका क्या बताएगा ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो जितने भी ग्लूटेन वाले खाद्य पदार्थ हैं, जैसे आटा, आटा को जब आप गूंथते हैं तो क्या हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। इसके कारण होता है, ग्लूटेन के कारण। तो जो आटे, चावल, इनका सबका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो ज़्यादा है, और इनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कम है। मतलब इनको खाने के बाद ब्लड का शुगर लेवल इतना नहीं बढ़ेगा जितना कि आटा, चावल और सामान्य चीज़ें खाने पर बढ़ता है। ठीक है, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनका क्या होता है, कम। ग्लूटेन की मात्रा कम होती है या नहीं होती। ठीक है, जिसकी वजह से ये डायबिटिक पेशेंट के लिए वरदान है। ठीक है, मोटा अनाज, खड़ा अनाज भी इनको बोला जाता है। इनके इसी गुण के कारण इसको श्री अन्न बोला जाता है। ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्व तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। पर्यावरण के लिए दो चीज़ें आप ध्यान में रखिए। पहली बात तो ये C4 फसल हैं। C3 C4 फसल वो होती हैं, C4 फसल वो होती हैं जो CO2 को एब्जॉर्ब करती हैं और शोषित करके पर्यावरण CO2 को अवशोषित करके उसका उपयोग, इसके एग्जाम्पल में मक्का हुआ, गन्ना हुआ, ज्वार बाजरा हुआ, ये सब क्या है, C4 फसल है। C3 फसल में आता है गेहूं और चावल, या गेहूं और धान। ठीक है, ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करने के बाद CO2 का उपयोग करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। पर्यावरण के लिए इस वजह से इम्पॉर्टेंट और हो जाता है क्योंकि ये जलवायु प्रतिरोधी फसलें हैं। मतलब चरम मौसमी दशाओं पर भी इनका उत्पादन होगा। और तो और इनमें रासायनिक खाद
नहीं डालेंगे तब भी काम चल जाएगा, आपका उत्पादन होगा। और जब ऐसा है तो ये क्या है, मृदा संरक्षण के लिए भी उपयोगी है। जल प्रदूषण नहीं होगा, लागत कम आएगी। ये सब क्या है, इसका महत्व है। अब इतने महत्व होने के बाद फिर भी सरकार को बार बार क्या किया जा रहा है, ये सरकार इसके लिए कार्यक्रम चला रही है कि लोग क्या करें, अपनी दिनचर्या चेंज करें, अपने खाद्य श्रृंखला में मिलेट्स का इस्तेमाल करें। तो उसके लिए क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं। ठीक, तो नेक्स्ट हेडिंग, मिलेट्स के उपयोग में चुनौतियां, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहला चैलेंज है इसके उत्पादन को लेकर के। क्यों? क्योंकि हाई यील्ड वैरायटीज ऑफ सीड्स, जो हाई यील्ड, जिनमें उच्च उत्पादन वाले बीज जो होते हैं, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं होते। इसके लिए R&D करने की ज़रूरत है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो उत्पादन का निम्न स्तर होता है, जिसकी वजह से अगर सारे किसान इसी का उत्पादन करने लगेंगे तो खाद्य संकट पैदा हो जाएगा। अभी भी खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत गेहूं और चावल दिया जाता है। आपने सुना होगा MSP, सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है और उस मूल्य पर किसानों से गेहूं और धान की खरीद की जाती है। ठीक है, तो उत्पादन का निम्न स्तर। क्यों? क्योंकि हाई यील्ड क्रॉप्स या हाई यील्ड वैरायटीज ऑफ सीड्स, ये जो है अभी R&D का सब्जेक्ट है, ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात, लोगों में जागरूकता का अभाव। खाने में कम अच्छा लगता है, बात यह, ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं लगता। रोटियां हो सकता है बाजरे के आटे, आप लोग गांव घर में देखिएगा कि आजकल कई सारे लोग मल्टीग्रेन आटा यूज करते हैं, तो उस आटे का रंग जो है वो नॉर्मल आटे के रंग से थोड़ा काला दिखेगा, आप अच्छा नहीं दिखेगा। तो रोटियां भी उसकी वैसी अच्छी नहीं दिखेंगी। ठीक है, तो लोग के अंदर जागरूकता नहीं है कि अच्छी दिख तो नहीं रही है लेकिन स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ठीक है, तो जागरूकता का अभाव है, लोगों को यही नहीं पता, वो टैबलेट खाना ज़्यादा पसंद करते हैं विटामिन्स और बाकी मिनरल्स की बजाय कि मिलेट्स का इस्तेमाल करें। ठीक है, नेक्स्ट चुनौती क्या है? हाँ, एक से अधिक बार प्रोसेसिंग करना पड़ता है, प्रसंस्करण करना पड़ता है खाने योग्य बनाने के लिए। ठीक है, अगर एक से अधिक बार प्रसंस्करण ना करें तो खाने योग्य नहीं रहते, तो थोड़ा मेहनत का काम तो है ही। ठीक, चौथी बात, चौथी बात यह है कि इनकी जो सेल्फ लाइफ होती है, इनका जो जीवन स्तर होता है वो क्या होता है, कम, जल्दी खराब हो जाती हैं फसल। जैसे आप धान और गेहूं को स्टोर करके रख सकते हैं, वैसे आप इनको ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं लाइपेज, लाइपेज एंजाइम के कारण। ठीक, ऐसा होता है, इनकी सेल्फ लाइफ कम होती। नेक्स्ट, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े मुद्दे।
इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम। दोनों में क्या है, गैप है। ठीक है, डिमांड कहाँ ज़्यादा है, गांव घर में ज़्यादा नहीं है, डिमांड है शहरों में ज़्यादा, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट कहाँ है, शहरों में ज़्यादा है। और अवेलेबल ये कहाँ है ज़्यादातर, गांवों में। किसानों को इस पर ज़्यादा एमएसपी मिलता ही नहीं है, ज़्यादा का एमएसपी मिलता ही नहीं। अब धीरे धीरे कुछ फसलों को शामिल किया गया है एमएसपी के उसमें, लिस्ट में। ठीक है, तो जिसकी वजह से इसका उत्पादन क्या हो जा रहा है, लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते किसान, और उन उत्पादन का निम्न स्तर भी यही कारण है कि किसान चाहते हैं कि ज़्यादा फसल होगी नहीं तो हम बेचेंगे कैसे। ठीक है, तो फिर इस वजह से क्या होता है कि ये भी एक चुनौतियां हैं। अब हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, क्या क्या पहले की जा रही हैं। पहला, श्री अन्न योजना 2023। श्री अन्न किसे कहते हैं, इन्हीं मिलेट्स को। 2023 में क्यों, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष था ये 2023, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष है, ध्यान रखिएगा। अगर राष्ट्रीय मिलेट वर्ष है तो 2018 है, राष्ट्रीय मिलेट वर्ष या नेशनल मिलेट ईयर, ये 2018 है, और अंतर्राष्ट्रीय कौन सा है 2023। दूसरा, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि ये योजना जब लागू हो गई तो एक संस्थान है जिसको बोलते हैं श्री अन्न रिसर्च सेंटर या श्री अन्न अनुसंधान केंद्र, ये नाम बदला गया है और ये कहाँ है, हैदराबाद में। ठीक है, इसको एक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में डेवलप किया गया, इसको राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया। ठीक है, और ये आपके पीटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता। दूसरा क्या है, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा 2022 से लेकर के 2026-27 तक मिलेट्स के लिए पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, ठीक है, ये स्कीम शुरू की गई ताकि क्या है, लोगों को अंदर से लोगों को क्या मिले, बढ़ावा दिया जाए मिलेट्स के उत्पादन के लिए। ठीक, तीसरी बात क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड वेलफेयर। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण अभियान के तहत भी क्या किया गया, इसको शामिल किया गया, मिलेट्स को आंगनबाड़ी में दिया जाता है। ठीक, एक और लिख लीजिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, इसके तहत भी क्या किया गया, मिलेट्स पर उप मिशन चालू किया गया। मतलब इसके तहत भी मोटा अनाज दिया जाता है, काफ़ी कम कीमत पर दिया जाता है, 1 रुपये पर केजी के हिसाब से। ठीक है, सरकार द्वारा, ताकि जो है सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो है कमी ना हो, क्योंकि जनसंख्या क्या है, मानव संसाधन। अगर आप जनसंख्या जनसांख्यिकी लाभांश लेना चाहते हैं,
आप ये नहीं चाहते कि जनसंख्या आप पर बोझ बने। युवा आबादी 63% के आसपास है भारत के पास। तो अगर आप उसको एक रिसोर्सेज के रूप में, संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि वो जनसंख्या का दिमाग सही हो, स्वास्थ्य सही हो, स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतें, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें ना उसको हो। क्योंकि अगर स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत एक युवा को हो जाती है तो वो क्या बन जाता है? बोझ बन जाता है अर्थव्यवस्था। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसका न्यूट्रिशन लेवल सही रहे। इसको न्यूट्रिशन सीरियल्स भी बोलते हैं, पोषक तत्व से समयुक्त अनाज भी बोलते हैं मिलेट्स को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहिए और चीज़ों का रिवीजन करते। धन्यवाद।